जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर 79। आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है इंटरेस्ट रेट हेजिंग थ्रू ऑप्शंस। फिर इसके बाद तीन छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। एक है कैलकुलेटिंग फॉरवर्ड रेट फ्रॉम स्पॉट रेट, अगर स्पॉट रेट गिवन हो तो फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और दो बहुत ही छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट और लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, जो कि प्रोबेबली ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल किताब में जो कंसेप्ट है डिस्कस तो करने हैं। सबसे पहले बताइए, प्रीवियस लेक्चर में आपको असाइनमेंट दी गई थी इंटरेस्ट रेट हेजिंग की थ्रू फॉरवर्ड और थ्रू फ्यूचर्स, दो टेक्निक्स थे। होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने की, जरा हाथ उठाइए। इसमें कोई प्रॉब्लम? आंसर टैली कर लिया आपने? ओके। और आपको ये अंदाज़ा हो गया कि जब कभी इंटरेस्ट रेट को हम यूज़ करते हैं तो साथ में टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये बात आपको पक्का हो गई ना। मनी मार्केट हेजिंग में भी ऐसे हुआ था, उसमें भी इंटरेस्ट रेट को यूज़ किया था, जहां हमने वहां पे पीरियड को मल्टीप्लाई किया था, याद है। इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट की थी उस स्टेप में भी, और जब इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन की थी उस स्टेप में भी, और इंटरेस्ट रेट हेजिंग में भी हमने मल्टीप्लाई किया पीरियड से। तीनों टेक्निक्स के अंदर, फॉरवर्ड में भी फ्यूचर में भी ऑप्शन ऐसा ही है। दोनों टेक्निक्स में बेसिकली तीसरी अभी यूज करनी है, हमने सीखनी है। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? जी जी हाँ जी। देखिए, बाय या सेल का रूल जो है ना, एक तो इसके बारे में ये ज़हन में रखिए, आपको जो मैंने स्टार्ट में एक लाइन लिखवाई थी ना, आपने उसको फॉलो करना है और उसके मुताबिक डिसीजन करना है, ठीक है। स्टार्ट में लाइन याद थी आपको, सिंगल लाइन क्या था? सेलर, एक्सपोर्टर और बायर, ये क्या करते हैं? सेल फॉरवर्ड। हाँ जी, जब इनका केस होगा फॉरवर्ड और फ्यूचर में सेल आएगा कि बाय आएगा, आपने इस लिहाज से डिसाइड करना है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कीजिए एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ कंफर्म नहीं होता कि इस सिचुएशन में क्या लिखना है, तो आज के लेक्चर में इसका जवाब मौजूद है, ठीक है। आई कैप का जो क्वेश्चन है हम करेंगे, उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि अगर फर्ज कीजिए जैसे कुछ बेसिक टेक्निक्स अगर हों तो उसमें तो याद होता है हमें, जो हम फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर फॉरवर्ड का केस है, कमोडिटी रेट हेजिंग का या एक्सचेंज रेट हेजिंग है, इंटरेस्ट रेट हेजिंग में भी थोड़ी सी हमें कन्फ्यूजन हो, तो जहाँ पे भी आपको लगे कि कन्फ्यूजन है, वहाँ पे हमने उसको जेनेरिक वे में डिस्क्राइब करना है। वो कैसे, वो आज के लेक्चर में इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? कंफर्टेबल हैं? ओके। तो क्या एग्जाम में जिस लेवल के पास पेपर के क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर में से, अगर इसी लेवल का क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी से? ओके। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है आपको कि कम टाइम लगता है? कम टाइम। और उसमें से जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के क्वेश्चन में से टाइम बचेगा वो हमने कहाँ एलोकेट करने वाला? बजटिंग के क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे जो टेक्निक्स है वो है इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। देखिए ऑप्शन कैसे वर्क करती है, ऑलरेडी हमने ये सीखा हुआ है। कहाँ सीखा है? हमने एक्सचेंज रेट ऑप्शन में सीखा हुआ है ऑलरेडी कि किस तरीके से ऑप्शन वर्क करेगी। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन क्या है जरा बताइए कंसेप्चुअली। ऑप्शन किस चीज का नाम है? कि आपके पास एक ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आप, जिसमें आपके ऊपर लाजिम नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है, बल्कि आपकी मर्जी है, चाहे ड्यू डेट पे उसको पूरा करें या ना करें। ये इसी का नाम ऑप्शन है। फॉरवर्ड में या फ्यूचर्स में या मनी मार्केट हेजिंग में तो कंफर्म होता है कि आप जो भी एग्री कर रहे हैं वो आपने ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना ही करना है, चाहे आपका फायदा हो या चाहे नुकसान हो। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है? क्या आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको पूरा करें या ना। और हम ये कैसे फैसला करते हैं? अगर ड्यू डेट पे हमें गेन हो रहा हो, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल हो हमारे लिए, तो फिर हम उसको एक्सरसाइज करते हैं, और अगर फेवरेबल ना हो तो फिर इसको एक्सरसाइज नहीं। अगर लॉस आ रहा हो
तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं कर। ये हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, कि हेजिंग भी हो रही है और हेजिंग होगी भी हमेशा हमारे फेवर में। लेकिन इस एक्स्ट्रा बेनिफिट की एक कॉस्ट भी होती है। वो कॉस्ट क्या है? प्रीमियम। हमने प्रीमियम पे करना होता है, ठीक है। सिमिलरली आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये सारी चीजें वो थी जो हमने एक्सचेंज रेट हेजिंग थ्रू ऑप्शन में सीख रखी हैं। आज के लेक्चर में क्या बता रहा है वो? कह रहा है जी इंटरेस्ट रेट हेजिंग थ्रू ऑप्शन क्या है? एन एग्रीमेंट विद एन ऑप्शन टू पे आर रिसीव इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट। यानी इसमें किस चीज के बारे में एग्री किया जाएगा? इंटरेस्ट रेट के बारे में। अगर आपने डिपॉजिटर साइड पे हैं तो इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे होंगे तो वो होगी ऑप्शन टू रिसीव, और अगर आप बोरोअर साइड पे हैं तो इंटरेस्ट को पे कर रहे होंगे। जरा मुझे बताइए, ज्यादातर प्रैक्टिकली कंपनीज बारो करती हैं या डिपॉजिट करवाती हैं? बारो करती हैं। तो इसका मतलब है हमें जो ज्यादातर क्वेश्चंस मिलेंगे, बल्कि लगभग सारे ही क्वेश्चन वो कौन से वाले होंगे? बारोर्स वाले। कह रहा है टू पे आर रिसीव इंटरेस्ट एंड एग्रीड रेट, जिसे एग्रीड रेट का दूसरा नाम क्या होता है ऑप्शन में? स्ट्राइक रेट पे। एक्सरसाइज प्राइस भी बोलते हैं इसको, एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक रेट। ऑन ए स्टैंडर्ड प्रिंसिपल अमाउंट ओवर ए स्टैंडर्ड पीरियड। यानी एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल ऑप्शन, आपको पता है फ्यूचर और ऑप्शन के साथ स्टैंडर्डाइज लिखना जरूरी होता है। फ्यूचर और ऑप्शन के साथ क्योंकि इनकी टर्म्स एंड कंडीशन स्टैंडर्डाइज होती है। टाइप्स ऑफ ऑप्शन क्या है? अगर आप बारोर वाली साइड पे हैं तो आपके लिए है पुट ऑप्शन, और अगर आप डिपॉजिटर वाली साइड पे हैं आपके लिए है कॉल ऑप्शन। तो आपने कौन सी वाली ऑप्शन ज्यादातर फेस करेंगे? पुट ऑप्शन, बारोर वाले। अच्छा, एक्सचेंज रेट हेजिंग में भी ऑप्शंस थी, उसमें भी दो टाइप से पुट और कॉल। उसमें कैसे डिसीजन होता था पुट ऑप्शन को उठाने के, कॉल को? एक्सपोर्टर है तो पुट ऑप्शन, इंपोर्टर है तो कॉल ऑप्शन। इंटरेस्ट रेट हेजिंग में कैसे फैसला होगा पुट ऑप्शन के कॉल ऑप्शन? बारोर है तो पुट ऑप्शन, और अगर आप डिपॉजिटर है तो कॉल ऑप्शन। देखिए वो जो लाइन लिखवाई थी आपको, ये असूल उसके ऊपर पूरा उतरता है, ठीक है, इसलिए ठीक है। लेकिन फर्ज करें अगर एग्जाम में भूल गए पुट किधर है ऑप्शन कॉल किधर, भूलना नहीं चाहिए। हाँ वो लाइन इस बार अगर फर्ज करें लाइन भी भूल गए तो आपने पुट या कॉल ऑप्शन की बजाय लिख देना बारोअर ऑप्शन या डिपॉजिटर ऑप्शन, यानी वो वाली ऑप्शन जो बारोअर लेगा। ये थोड़ा सा जिनायत, मतलब टेक्निकली आप आंसर कर भी नहीं रहे लेकिन आप अपना काम चला रहे हैं, समझ रहे हैं? पुट ऑप्शन का क्या है? बारोअर। एग्जाम में भूल गए एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए कौन सी ऑप्शन थी? एक्सपोर्टर ऑप्शन, इंपोर्टर ऑप्शन, ठीक है। यानी टेक्निकली आप आंसर नहीं कर रहे लेकिन क्वेश्चन को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है मे भी इसमें वो मार्क्स डिडक्ट ना करे अगर वो क्वेश्चन, हाँ बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में यह पूछ सकता है कि बताओ यहाँ पे पुट ऑप्शन होगी या एलिमेंट के कॉल ऑप्शन होगी, उसमें फिर आपको क्लियर होना पड़ेगा, नहीं तो वरना अगर ये क्वेश्चन पूछता है आपसे तो इसमें अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आपका आंसर ठीक है। भाई बात समझ आए? तो पुट स्टेप्स क्या होंगे भाई? वही स्टेप्स जो फॉर्मेट आपको पता है। देखिए ये आज हमारा लास्ट लेक्चर है, फॉर्मेट भी लास्ट। आप इसको जरा देख के मुझे बताइए कि क्या ये फॉर्मेट वैसा ही नहीं है जैसा हमने पहले दिन सीखा था, है कि रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। कमोडिटी रेट रिस्क मैनेजमेंट में भी सेम फॉर्मेट यूज किया, फॉरवर्ड में भी फ्यूचर में भी। एक्सचेंज रेट हेजिंग में सेम फॉर्मेट यूज किया, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन में। इंटरेस्ट रेट हेजिंग में भी सेम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन। सिर्फ फॉर्मेट चेंज हुआ तो मनी मार्केट हेजिंग का हुआ, वरना कोई फॉर्मेट सेम फॉर्मेट, ठीक है जी। यही फॉर्मेट है, इसको कॉपी कर ले आप अगर आपके पास ऑलरेडी कॉपी नहीं है, ठीक है। व्हाट इज टू बी हेज्ड? बोरोइंग ऑफ ₹10 million आफ्टर 4 months फॉर 3 months थ्रू ऑप्शन। यहां पे मुझे बताइए इंटरेस्ट कितने अरसे का होगा, 4 महीने का कि 3 महीने का? तो क्यों भाई, ये तो 4 लिखा हुआ है। हाँ समझे, रेट्स में फर्क करना समझे, टाइम्स में फर्क करना समझे। ये 4 महीने है कि 4 महीने बाद जरूरत है पैसों की, बोरोइंग 4 महीने बाद करनी है, और जो अगला लोन 3 महीने का। नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड,
ये आपको पता ही है कि ये किस किस जगह पे कैलकुलेट करते हैं नंबर, ये जो एक्स्ट्रा स्टेप होता है किस किस टेक्निक में करते हैं, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में। क्यों इन दोनों में क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी होती है इनकी। स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन सी ऑप्शन बाय करनी है, बारोर है तो पुट ऑप्शन के कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन एट अमाउंट लिख दी और स्ट्राइक प्राइस लिख दी, ठीक है। ये स्ट्रेटजी देखिए ये लिखना लाजमी नहीं है, ये वर्किंग आप छोटी सी शो करवाएंगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर उसने क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट साइज बताया हुआ है कि कम है, बाज़ औक़ात का कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं बताता, हम अज्यूम करते हैं पूरे का पूरा एक ही कॉन्ट्रैक्ट। अहम चीज ये है, स्टेप नंबर 3 सबसे अहम है अभी तक की कल, इसको स्किप कर सकते हैं, इसको शो करवाना चाहिए आपको ये। और फिर इसके बाद 4 और 5, और मैंने आपको बताया 4 को चाहे तो 5 यहाँ यहीं पे इसकी ये वाली कैलकुलेशन यहीं पे भी शो करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अलग अलग इसलिए शो करवाए जाते हैं, कभी किसी पार्ट में सिर्फ कहता है मुझे स्ट्रेटजी सेटअप करके दो, कभी कहता है सिर्फ मुझे गेन या लॉस करके दो, वो अलग पार्ट मतलब ये पार्ट ए बन जाता है, ये पार्ट बी बन जाता है और ये सी बन जाता है। वरना सबसे अहम कौन सा वाला स्टेप है, ये इसको क्या बोलते हैं, आउटकम ऑफ द हेज, आउटकम ऑफ द गेन या लॉस। ये क्या कह रहा है, इग्नोर दिस स्टेप इफ देयर इज लॉस, ऑप्शन है ना, लॉस में थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, कैसे पता चलेगा गेन है कि लॉस है, हमने वही सोचना है क्या, हाँ कि हम बारोर हैं, इंटरेस्ट पे करना है, तो हम इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहे होंगे कि कम पे कर रहे, अगर ज्यादा पे कर रहे होंगे तो लॉस है, कम पे कर रहे होंगे तो गेन है, ठीक है। कैलकुलेट नेट पेमेंट एंड इफेक्टिव रेट, आपने इंटरेस्ट पेमेंट ये मार्केट रेट पे होगी, ये वो हेजिंग वाला है कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्चुअल ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट है, ये हेजिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट है, प्रीमियम ऑन ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या कह रहा है, प्रीमियम ऑन ऑप्शन में पीरियड ऑफ लोन को मल्टीप्लाई करना है, ये डिपेंड करता है, अगर उसने रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है ना, अगर तो उसने ये बोला हुआ प्रीमियम है जी एक कॉन्ट्रैक्ट का 100 रुपए, तो हम प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दे। और अगर उसने रुपीज की बजाय परसेंटेज में बताया कि प्रीमियम है इतने % पर एनम, अगर पर एनम रेट बताया तो आपको पता है इंटरेस्ट के केस में टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसने बताया, ये डिपेंड करता है वो कैसे प्रीमियम बताता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बताता है कि परसेंटेज के हिसाब से बताता है। नेट पेमेंट होगी, इफेक्टिव रेट कैलकुलेट कैसे करना है, सेम नेट पेमेंट डिवाइडेड बाय लोन और पीरियड ऑफ लोन, क्लियर। इसमें कोई ऐसी चीज जो आपके लिए नहीं हो, सब सेम है। शायद ये सिर्फ रेट ऑफ प्रीमियम जो है ना कि कभी प्रीमियम का परसेंटेज दे सकता है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो, लेकिन वो भी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है। परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट के साथ परसेंटेज, अगर उसने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ दिया है तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रेट पर कॉन्ट्रैक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर। स्टार्ट करिए अटेम्प्ट करना है इसको। अच्छा यहाँ पे ये क्या कह रहा है, शॉर्टकट इफेक्टिव रेट ऑन बोरोइंग क्या होगा, आपको एक पता है शॉर्टकट तरीका भी होता है, ऑप्शंस के जरिए से आंसर क्या आएगा इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, क्योंकि ऑप्शन में राउंडिंग ऑफ अगर ना हो, आप डायरेक्ट क्या भाई जो भी रेट आप सिलेक्ट करेंगे उसमें प्रीमियम को नेट कर दें, ठीक है, वो मैं भी आपको सिखाता हूं। तो चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करें जी क्वेश्चन। आइए जरा इसको पढ़ते हैं, क्या कर, ए कंपनी इंटेंड्स टू बोरो ₹10 million इन 4 months टाइम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months, 4 महीने के बाद 3 महीने के लिए, बट इज कंसर्न्ड अबाउट द वोलेटिलिटी ऑफ द काइबर रेट। काइबर रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो बैंक एक दूसरे के साथ लेते हैं, ये ठीक है, काइबर रेट दिया, काइबर रेट को यूज करेंगे, वरना एक्चुअली बैंक जो पार्टीज को ऑफर करते हैं ना वो काइबर रेट नहीं, काइबर तो वो है जो उन्हें पड़ेगा, फर्ज समझे ये वो रेट है जिसपे स्टेट बैंक से लोन ले रहे हैं, समझे इसको इस तरीके से, तो वो ऐड करके फिर ऑफर करते हैं इंडिविजुअल पार्टीज को। काइबर अगर 10% है तो काइबर प्लस 100 पॉइंट्स का मतलब क्या होगा कि 10 प्लस 1% 11%, ठीक है, वो फिर 11% में,
लेकिन आई कैप ने अभी तक इस कंसेप्ट को टेस्ट नहीं किया कैफ लेवल पे। द 3 month रुपीज काइबर रेट इज करंटली 3.75% पर मंथ, नहीं ये पर मंथ, आगे भी पर, नहीं पर एनम होगा, पर एनम होगा, इसको पर एनम कर ले, गलती से पर मंथ पर एनम ही है तो इतना क्या नहीं होगा, ये पर एनम 3.75% पर एनम। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये रेट हमारे लिए किस काम आएगा? ये रेट है कौन सा? ये 2 डे स्पॉट रेट। ये क्या बता रहा है? आज अगर आप 3 महीने के लिए एक्चुअल में बैंक से लोन लेते हैं, 3 मंथ 3 महीने के लिए काइबर रेट, अगर आप आज के दिन काइबर पे लोन लेते हैं, एक्चुअली बैंक से लोन लेते हैं, तो आपको कितने में पड़ेगा? 3.75। ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्यों इररेलेवेंट है? क्योंकि ये स्पॉट रेट है, आज के दिन में तो ट्रांजैक्शन कर ही नहीं रहे, ट्रांजैक्शन तो करनी हमने 4 महीने बाद है, आज के दिन करने होते तो फिर हेजिंग की जरूरत ही ना रहती। बट माइट गो अप और डाउन इन नेक्स्ट 4 मंथ। देखिए वही उसका डर है कि अगले 4 महीनों में कम ज्यादा हो सकता है। द कंपनी देयरफॉर टेक्स आउट ए बोरोवर्स ऑप्शन। कंपनी इसलिए बोरोवर ऑप्शन, देखें उसको भूल गया होगा कि मैं पुट ऑप्शन लिखना है कि कॉल ऑप्शन लिखना है, तो फिर क्या लिख दिया उसने? काम चला लिया उसने अपना। हमने भी कोशिश करनी है कि क्लैरिटी के साथ हमें पता हो कौन सी ऑप्शन है। एक्सपोर्टर के लिए पुट ऑप्शन, इंपोर्टर के लिए कॉल ऑप्शन, बोरोवर के लिए पुट ऑप्शन, डिपॉजिटर के लिए कॉल ऑप्शन। बोरो ऑप्शन विद ए स्ट्राइक रेट ऑफ 4%। स्ट्राइक रेट क्या है? एग्रीड रेट, ठीक है। फॉर ए नोशनल 3 month लोन ऑफ रुपीज 10 million, कॉन्ट्रैक्ट साइज इज रुपीज 10 million पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी सेम एक ही कॉन्ट्रैक्ट। डन, समझ आ गया यहाँ पे? इस वक्त अगर आज हम हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये कौन सा है? ये हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन है। ये कौन सी है इंफॉर्मेशन है? हेजिंग में जाते हैं तो आपको जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है वो क्या है? 10 million। और ये मैच्योर कब होगा? 4 महीने बाद। और है कितने टाइम पीरियड का? 3। आज आप एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आज, ये वाला। एक्चुअल नहीं, एक्चुअल तो 4 महीने बाद करना है। द एक्सपायरी डेट इज इन 4 months टाइम। जाहिर है जो हमारा टाइम पीरियड के साथ मैच कर रहा है, जो जिस दिन हमें एक्चुअल एग्रीमेंट करना है, कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी डेट ऑफ हेजिंग एग्रीमेंट भी वही हो या उसके लगभग हो। तो हमें एक्चुअल एग्रीमेंट 4 महीने बाद करना है, तो हम जो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो भी कब एक्सपायर होना चाहिए? एक्सपायर होने का मतलब है कि 4 महीने बाद वो हमसे पूछे हाँ भाई अब क्या करना। ऑप्शन प्रीमियम इज द इक्विवेलेंस ऑफ 0.5% पर एनम ऑफ द नोशनल प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पे उसने प्रीमियम जो दिया है, क्या दिया है? परसेंटेज। तो परसेंटेज जब पर एनम है 0.5, तो क्या उसे टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना है हमने? टाइम पीरियड जब भी कोई रेट पर एनम हो, हम 3 महीने के लिए कर रहे हैं तो टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना। पर एनम रेट हो लेकिन 3 महीने 4-5 महीने के लिए यूज कर रहे हो तो क्या करना है? नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब वही नोशनल जो अमाउंट है उसकी, जिस एक्चुअल अमाउंट के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हैं। डन जी। चलिए आइए जरा अब इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले a company intends to borrow rupees 10 million in 4 months time. Problem statement क्या? What is to be hedged? Borrowing of rupees 10 million after 4 months for 3 months थ्रू ऑप्शन। एग्जाम में ये ना लिखेगा, रिक्वायर्ड ना हो तो ना लिखेगा। नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं? 10 मिलियन चाहिए था,
एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का साइज भी, असल में ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया ही नहीं था, तो जब कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया ही ना हो तो उसका मतलब होता है टोटल अमाउंट एक ही कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से पूरी होगी। 1 स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन सी वाली ऑप्शन बाय करनी है, बाय पुट ऑप्शन, जो कब एक्सपायर हो रही है, बाय पुट ऑप्शन, ठीक है, ऑफ रुपीज 10 मिलियन, 10 मिलियन है ना, रुपीज 10 मिलियन एट द रेट ऑफ, स्ट्राइक रेट क्या है 4.5%, 4.4%, 4.0% पर एनम, ठीक है जी। मंथ वगैरह आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप, गेन या लॉस। पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट इफेक्टिव रेट एज्यूमिंग ए स्पॉट काइबर रेट एट द ऑप्शन एक्सपायरी डेट ऑफ 6। जब ऑप्शन एक्सपायर हुई तो काइबर रेट यानी मार्केट का रेट क्या था, एक्चुअल रेट 6%। अब हमने फैसला करना है हमारे लिए गेन है कि लॉस है, इस कॉन्ट्रैक्ट में गेन है कि लॉस है। बाकी सारे पे कर रहे होंगे 6% पे, हम पे कर रहे होंगे 4% पे। किधर गया 4%, हाँ ये है 4%, स्ट्राइक रेट 4%, हम पे कर रहे होंगे 4% पे, बाकी सारे लोग पे कर रहे होंगे 6% पे। हमारे लिए बताए कि प्रॉफिटेबल या नॉट प्रॉफिटेबल, या गेन आ गया, पे लेस है, गेन आ गया। चलिए जी, तो एक्सरसाइज करना है इसको, यहां पे लिखेंगे वी विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन बिकॉज वी विल पे लेस बिकॉज ऑफ इट, ठीक है, वी विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन बिकॉज वी विल पे फॉर इट। तो जरा कितना गेन होगा, नंबर ऑफ ऑप्शंस 1, साइज ऑफ ऑप्शन 10 मिलियन इनटू स्ट्राइक प्राइस क्या है 4.0% माइनस मार्केट प्राइस क्या है कितना 6%, 6%, 4% को मैं करने लगा हूँ 0.04 ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, 6% को करने लगा हूँ 0.0 ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, और मल्टीप्लाइड बाय पीरियड कितने महीने का है 4/12 या 3/12, लोन का पीरियड एक्चुअल जो है वो मैटर करता है, 3/12। कितना गेन है 50,000, डन। अच्छा मुझे बताइए अगर यही मैं आपसे कहूँ प्राइस टिक के जरिए से कैलकुलेट करें, मुझे सिर्फ एक जहां डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई 10,000 वो मुझे पता है, एक चीज बताए टाइम पीरियड किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साइज के साथ के रेट के साथ, पक्का। एक दफा चेक कर लीजिए कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में देखिए, अगर हमने कैलकुलेट करना हो प्राइस टिक के जरिए से, क्योंकि कमोडिटी में और एक्सचेंज रेट में तो बहुत आसान है, उसमें तो टाइम पीरियड होता ही नहीं, कमोडिटी रेट हेजिंग में, एक्सचेंज रेट हेजिंग में टाइम पीरियड होता ही नहीं, डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 है, यहाँ पे किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो साइज ऑफ टिक होगा वो क्या होगा, साइज ऑफ टिक वो होगा 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12, ठीक है जी। कितना आया 250, 250 साइज ऑफ, और प्राइस ऑफ नंबर ऑफ टिक्स कितने हैं, ये तो आ गया ना प्राइस ऑफ टिक, वैल्यू ऑफ टिक, नंबर ऑफ टिक्स कितने हैं 0.04 माइनस 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, कितना आया 200, ये भी क्या आ गया
देखे से कैलकुलेशन देखे समझ आई। टिक के जरिए से गेन या लॉस कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला, डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000। और अगर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर या ऑप्शन है तो हमने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट साइज को टाइम पीरियड से भी मल्टीप्लाई करना है। इंटरेस्ट रेट में टाइम पीरियड एलिमेंट होता है। कुछ बात समझ आई। चलिए इंटरेस्ट पेमेंट, अब आते हैं आउटकम की तरफ। 6% है रेट, क्या करें भाई, मार्केट में तो एक्चुअल पे करना है। ये सिंपल आपकी काउंटिंग एडजस्टमेंट, 10 मिलियन इंटू 6% इंटू 3/12, 150,000। ये लीजिए 150,000। गेन ऑन ऑप्शन क्या है, कैलकुलेट कर लिया ऊपर। फिर ऐड होगा लेस होगा, क्यों, पेमेंट आउटफ्लो है और गेन इनफ्लो है। नेट होगा 50,000। कितना आ गया, अभी नहीं, अभी प्रीमियम। अच्छा प्रीमियम क्या होगा, टोटल अमाउंट कितनी है जी, 10 मिलियन। रेट कितना है, 0.005 या 0.5 डिवाइडेड बाय 100 कर लें। अब इतने जीरो है तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, 0.005 भी कर सकते हैं, 0.5 डिवाइड बाय 100 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। यहां में मुझे 0.5 डिवाइड बाय 100 ज्यादा आसान लग रहा है, कहीं एक जीरो आगे पीछे ना हो जाए। क्या ये पर एनम है, तो क्या करना है अब, कितना है आंसर, 125, 12,500। ओके, ऐड होगा लेस होगा, कैसे भाई, वही रूल जो ऊपर है वही। ये आउटफ्लो है, ये भी आउटफ्लो है, तो क्या होगा, आउटफ्लो आउटफ्लो ऐड। नेट कितना आ गया, ये 5 जी सर, 112,500। तो बताइए जरा, इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करें, कैसे आएगा, 112,500 डिवाइडेड बाय 10 मिलियन इंटू 3/12। ये 3/12 10 मिलियन के साथ क्या रेट है, 4.5%। अब देखिए 4.5% आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे, बिल्कुल। मुझे ये बताइए, आपके पास अगर ऑप्शन, अब हम शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूं, आपके पास ऑप्शन है ना, एक्चुअल 6% है, ऑप्शन क्या है 4%, किस तरफ जाएंगे, 4% की तरफ या 6% की तरफ, क्योंकि पे करना है तो किस तरफ जाएंगे, 4%। लेकिन प्रीमियम पे करना है वो कितना है, 0.5, तो 4% इंटरेस्ट पे करेंगे, फिर 0.5% प्रीमियम पे करेंगे, इफेक्टिव रेट क्या आ जाएगा, 4.5%। ये आपका डायरेक्ट आंसर, ये शॉर्टकट मेथड जी। इफेक्टिव रेट वाले क्या है, इफेक्टिव रेट प्रीमियम नहीं 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 नहीं, वो डिपेंड करता है, अगर यही हम रिसीविंग वाली ऑप्शन की तरफ होते, रिसीविंग वाली ऑप्शन की तरफ होते, ठीक है, तो उसमें हम रिसीव कर रहे होते, उसमें प्रीमियम फिर लेस हो जाता, उसमें इफेक्टिव रेट लेस आता, ठीक है सर। बोरोअर है तो आपने लोअर वाला रेट अप्लाई करना है, अगर आप डिपॉजिटर होते तो कौन सा वाला रेट अप्लाई करते, हाई वाला रेट अप्लाई करते, उसमें से फिर प्रीमियम क्या होता, लेस हो जाता, क्योंकि वो रिसीव इंटरेस्ट रिसीव करे, कंसेप्ट नहीं चले, रिटर्न निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर, चलिए अब जरा 3% वाला कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 मिनट है आपके पास, अभी कैलकुलेशन कीजिए, इस चाहे इसी के आगे कॉलम बना ले, मैं डायरेक्ट तरीके से आंसर अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास ऑप्शन है 4%, मार्केट में रेट है 3%, मैं किस तरफ जाऊंगा,
मैं तो 3% की तरफ जाऊंगा क्योंकि मैंने इंटरेस्ट पे करना है, मैं बोरोवर हूं, मैं लोअर की तरफ जाऊंगा, मैं बोरोवर हूं लोअर की 3%, लेकिन मुझे प्रीमियम भी पे करना है, तो 3 के साथ प्रीमियम 0.5%, मेरा फाइनल आंसर 3.5% होगा। चले कीजिए कैलकुलेशन, ठीक है। जरा बच्चों के लिए चाय का कप। जरा फटाफट, ठीक है, क्लास खत्म होने से पहले। पॉज कीजिएगा जी। उम्मीद है आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। वैसे मेरी सोच से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं आप, पूरा फॉर्मेट तो नहीं बना रहे, हाँ सिर्फ आउटकम बनाएं बस, काफ़ी है। इफेक्टिव रेट आ गया, क्या आया इफेक्टिव रेट 3.5%, यानी जो दोनों में से लोअर था वो, क्योंकि पे कर रहे हैं, और प्रीमियम को ऐड कर दिया। अगर हम डिपॉजिटर होते तो फिर कौन सा वाला रेट सेलेक्ट करते, जो दोनों में से हायर है, और प्रीमियम को क्या करते फिर लेस। शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा, अब ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, ये क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट करना है या घर से अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। जरा मुझे बताइए इसका डायरेक्ट आंसर। ये बारोर ऑप्शन है 0.2% पे, स्ट्राइक रेट है 3.35, अगर काइबर 3.9% हो तो हमारा इफेक्टिव रेट क्या आएगा वाला, बारोर है। इफेक्टिव रेट डायरेक्ट बताए, कैलकुलेट किए बगैर बताए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर बताए, डायरेक्ट क्या आएगा, बारोर है। एक्चुअल वाला रेट लेंगे या ऑप्शन वाला, किस तरफ जाएंगे, ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे कि मार्केट से 3/3, लेकिन क्या करना पड़ेगा, तो इसका जो इफेक्टिव रेट क्या आएगा 3.35% प्लस 0.2, 3.55%, समझ रहे हैं। तो अगर मार्केट रेट जो है वो 3% होगा, फिर किधर जाएंगे, ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या मार्केट की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज करेंगे, क्यों, ऑप्शन महंगी पड़ रही है 3%, लेकिन इफेक्टिव रेट क्या है वाला, क्यों 3.2, क्यों प्रीमियम पे करना, तो वो तो पे, ऑप्शन एक्सरसाइज करे ना करे, प्रीमियम तो पे करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट छोटा सा कंसेप्ट है जो कि अगेन आई कैप ने कहा हुआ है कि मैं इसका इनडायरेक्ट मेथड टेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको सिखाया था कि इनडायरेक्ट रेट को कैसे ट्रीट करना है, बताया था ना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, याद है। कंसेप्ट है, पहले मैं वो सिखा दूं जो आई कैप ने कहा हमारे सिलेबस में है, वो आसान है। वो क्या है जी, क्या हम स्पॉट रेट से, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास आज का मार्केट रेट है, बैंकिंग सेक्टर ये काम करता है, आज का रेट गिवन है, अंदाजा लगाने की कोशिश करता है महीने बाद का रेट क्या होगा। आपने कभी सोचा कि ये जो एक्सपेक्टेशन होती है कि महीने बाद प्राइस बढ़ेगा, ये एक्सपेक्टेशन कैसे वो डिसाइड करते हैं। आज का रेट मौजूद है, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है कि क्या होगा फॉरवर्ड का रेट, क्योंकि बैंक्स ने एग्रीमेंट करने होते हैं उस रेट के ऊपर। कंसेप्ट सिंपल है, क्या रेट डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट ही आई कैप डायरेक्ट ही देगा। आपने देखना है हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, फ्यूचर में रेट बढ़ेगा कि कम होगा। जैसे आप बैंक है तो आप सोचते हैं अच्छा स्टेट बैंक अगले 2 महीने में क्या इंटरेस्ट रेट कम करेगा कि ज्यादा करेगा, बिजनेसमैन ये एक्सपेक्टेशन डेवलप करता है ना, बढ़ेगा। अगर तो आज का रेट गिवन है और एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में ये इंक्रीज होगा, तो आपने जितना अंदाजा हो इंक्रीज होगा उसे बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है फ्यूचर में रेट इंक्रीज हो। अगर
स्पॉट रेट दिया हुआ है, फॉरवर्ड रेट पे पहुंचना है, आज का रेट दिया है, मुस्तकबिल के रेट पे पहुंचना है, तो स्पॉट रेट में प्रीमियम को ऐड कर दो और डिस्काउंट को क्या कर दो। जब लगेगा इन्फ्लेशन हो रही है तो प्रीमियम देगा, ऐड कर देना, डिस्काउंट होगा तो। फर्क सिर्फ यह है कि वो जो पॉइंट्स देता है ना प्रीमियम या डिस्काउंट, वो देता है ऐसे 250 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स, हमने उसे 10,000 से डिवाइड करना होता है एक्चुअल रेट पे लाने के लिए। क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। जैसे इंटरेस्ट में था ना, काइबर प्लस 100 पॉइंट, 100 पॉइंट्स का मतलब क्या, 1%। यहां पे क्या कह रहा है, इफ यू आर स्पॉट रेट एंड प्रीमियम या डिस्काउंट पॉइंट, यू कैन कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट। बात समझ आ रही है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पॉट रेट डायरेक्ट है तो डायरेक्ट ही लगेगा, क्या असूल, प्रीमियम को ऐड करो, डिस्काउंट को लेस करो, डायरेक्ट तरीकाकार तो यही है। और अगर स्पॉट रेट इनडायरेक्ट में, जो आई के आपने बोला मैं नहीं करूंगा कभी, फिर भी पता कोई नहीं, तो क्या करना है, अब हमने भी इनडायरेक्ट काम करना है, क्या, डिस्काउंट को ऐड कर देना है, फिर देखिए उलट हो गया ना, डायरेक्ट के उलट। और फिर उसके बाद उसको आखिरी स्टेप में क्या करना है, इस रेट को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। अल्टीमेट कैलकुलेशन तो डायरेक्ट में होगी ना, नहीं समझ आई? अगर फॉरवर्ड, अगर स्पॉट रेट दिया हुआ है, फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट है तो प्रीमियम क्या होगा, ऐड होगा, डिस्काउंट क्या होगा, और अगर इनडायरेक्ट दिया है तो उलट दिया, यानी प्रीमियम लेस हो जाएगा, डिस्काउंट ऐड हो जाएगा, और लास्ट टाइम में क्या करना है, सिंपल बस। और बस एक पॉइंट, उसने जो पॉइंट्स दिए होंगे ना प्रीमियम पॉइंट्स, आपने उसे 10,000 से डिवाइड करना है, उसे डेसिबल में लाने के लिए अपने, ठीक है। आइए जरा कैलकुलेशन करते हैं, फिर क्लियर होगा। कह रहा है पाकिस्तान कंपनीज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव पेमेंट ऑफ $5 लाख इन 3 months to hedge against foreign exchange risk. Company wants to calculate forward rate for converting US dollar to Pak rupee. Therefore the current exchange rates and premium points are given as follows. Spot rate क्या है, 164.5 और 164.7, यही स्पॉट रेट है ना। लोअर पहले हायर बाद में, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, मुझे बस ये बता दे। हाँ, लोकल करेंसी ऊपर, फॉरेन करेंसी नीचे, डायरेक्ट है। प्रीमियम पॉइंट्स दिए, प्रीमियम बस एक चीज का ध्यान रखना है आपने, ऐड करना है कि लेस करना है, और किसको ऐड लेस करना है। डायरेक्ट 30 को ऐड लेस नहीं करना। प्रीमियम पॉइंट्स को कहते हैं पिप्स, डिस्काउंट पॉइंट्स को कहते हैं डिप्स। अब है टर्म बोल रखी हुई, प्रीमियम पॉइंट्स है, डायरेक्ट मेथड है, प्रीमियम पॉइंट्स क्या होंगे, ऐड, लेकिन एज इट इज नहीं, डायरेक्ट आंसर। तो यानी आंसर आएगा आपका कि कन्वर्ट प्रीमियम पॉइंट्स टू डेसिमल फॉर्म। कैसे करना है कन्वर्ट, 30/10,000 0.003, 50/10,000। अब क्या करना है, स्पॉट रेट ऐड कर दे, प्रीमियम है, स्पॉट रेट डायरेक्ट है, प्रीमियम पॉइंट है, क्या होगा, लेफ्ट वाली साइड को लेफ्ट वाली साइड में ऐड कर दें, राइट वाली साइड को राइट वाली साइड में ऐड कर दें। ये आपका आंसर है। कैलकुलेट करके देखे से, बल्कि कैलकुलेट हुआ है, एक धा देख लें इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई कैप ऐसे देगा, अगर आई कैप सारा क्वेश्चन यही रखता और नीचे डिस्काउंट पॉइंट दे देता, क्या करते आप? बस इतना कंसेप्ट है, सम खत्म है। कोई प्रॉब्लम? अगर आप कहें तो एहतियातन इनडायरेक्ट का भी सिखा दूं। आई आपने बोला इनडायरेक्ट डेट आपको हमेशा डायरेक्ट डेट देगा, इनडायरेक्ट है में नहीं, लेकिन सिखा दूं, हाँ मसला कोई नहीं है, सीखा हुआ है हमने, सिर्फ अप्लाई करना है। क्या करना है भला, इनडायरेक्ट है तो क्या करेंगे, प्रीमियम को लेस कर देना है और एंड में कन्वर्ट कर लेना। आइए जरा देखते हैं, ये ले
ए यूके कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव $1 1 लाख इन 6 months फ्रॉम ए यूएस कस्टमर। अब बेसिकली हम किसके लिए हैजिंग कर रहे हैं? यूके कंपनी के लिए, क्योंकि उसने वो हैजिंग करवा रही है हमसे। तो हमारा लोकल करेंसी कौन सी हुई? यूके। एंड इट विश टू हैज द एक्सपोजर टू करेंसी रिस्क बाय अरेंजिंग ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नीचे रेट दिया है, प्रीमियम पॉइंट्स दिए, और क्या कह रहा है? व्हाट इज द अमाउंट दैट कंपनी कैन फिक्स इट्स फ्यूचर इनकम फ्रॉम द यूएस डॉलर। सबसे पहली चीज नोट करें, क्या है? लोकल करेंसी ऊपर है, फॉरेन करेंसी नीचे। सॉरी, फॉरेन करेंसी ऊपर है, लोकल करेंसी नीचे, इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट में क्या करना है? प्रीमियम को ऐड करना है कि लेस करना है? लेस करना है। अब ये देखिए, ये वर्किंग देख लें कैसे है। क्वेश्चन 20 का सोल्यूशन आपके सामने रख रहा हूं। 530 और 540 ये ज़हन में रखिएगा, और नीचे 240 और 231। ये यही रेट था, 240 था। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करना है, राइट को राइट में ऐड करना है। हाँ, यहां पे क्या किया? क्यों? पहले तो ऐड किया था। देखिए सारा कुछ वही है जो पहले किया था, वही फॉर्मेट वही है, बस है एडलेस का फर्क आया। डन, यहां तक कर लिया। एंड में क्या करना है भला? कन्वर्ट, या करके देखें, क्या सही रेट निकाला है? इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में सही कन्वर्ट किया है? देखिए जरा, अब आप कहेंगे सर गलत किया है ना, हालांकि भूल गए। दोनों को कन्वर्ट करने के बाद रीअरेंज करते हैं। इसको जब कन्वर्ट करेंगे, बड़ी वाली अमाउंट, ये छोटी वाली अमाउंट है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बड़ी वाली अमाउंट बन जाती है। ये है, समझे? ये है भैया, चेंज नहीं करते, बताया नहीं था? बाय और सेलिंग, हाँ जी। ये जो रेट आएगा, ये छोटे वाला इन्वर्स करेंगे, ज्यादा वाला रेट आएगा। ये छोटे वाला है, ये ज्यादा वाला है, इन्वर्स करेंगे, कम आएगा। तो हमारा बाइंग सेलिंग कैसे डिसाइड होगा? जो लोअर वाला है वो क्या है? बाइंग, और जो हायर वाला है, समझे? हायर अमाउंट को भाई इनवर्स 10 का कैलकुलेट करें और 100 का इनवर्स कैलकुलेट करें, किसका ज्यादा आएगा आंसर? 10 का। शाबाश, मैथ स्ट्रांग है बच्चे का, गुड। साइंस समझ आई है कि नहीं इसके पीछे? नहीं आई समझ? आ गई है? फिर अब मुझे बताइए, ये रेट आप रिसीव करना था, हमारी लोकल फर्म ने क्या करना था? फॉरेन करेंसी रिसीव करनी थी। तो रिसीव करेगी फॉरेन करेंसी, बाकी बैंक के पास जाके सेल करेगी। तो वो क्या करेगा? वो हमें कौन सा बाइंग का था, सेल का था? एक मिनट ठहरे, 20 देखें, 20 एक्सपेक्ट टू रिसीव $1 लाख, ठीक है, फ्रॉम यूएस कस्टमर। तो उसने रिसीव करने हैं, बागा बैंक के पास जाएगा, सेल करेगा। बैंक कौन सा रेट लगाएगा? तो इधर कौन सा लगा हुआ है? लोअर रेट लगा हुआ है। हाँ, लोअर रेट कौन से वाला है? हाँ, ये ठीक है ना कैलकुलेशन? ये समझ आ गया? इसको इन्वर्स करे तो यही आता है, इसको इन्वर्स करे यही आता है, इसको इन्वर्स करे यही आता है। तो इसमें से बाइंग रेट कौन सा है? लोअर वाला, ये। ठीक है, डन। छोटी सी कैलकुलेशन और हो जाए, 21। चलिए ये घर से कर लीजिएगा, तरीकाकार तो आपको पता है ना, ये घर से कर लीजिएगा। डन, कोई प्रॉब्लम? तो बताइए जी। हाँ, हमेशा 10,000 से, क्योंकि जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो डेरिवेटिव मार्केट का सूल होता है, ये मिनिमम यूनिट है 10,000, 1% ऑफ 1%, वो कंसेप्ट है। तो जरा मुझे बताइए, फॉरवर्ड से फ्यूचर को कैसे कन्वर्ट कर, सॉरी,
स्पॉट को फॉरवर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर डायरेक्ट रेट दिया हो और अगर इनडायरेक्ट दिया हो ऐड कर और इन्वर्स कर लेंगे। जो लोअर वाला होगा वो बाइंग रेट है, जो हायर वाला होगा ये आगे पीछे आएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने सिंपल रूल लगाना है, क्या? लोअर वाला। डन। आगे चलें। छोटे छोटे आज छोटे छोटे कंसेप्ट है, आज ऐसा ही है ना। ऑप्शन भी आसानी से हो गया, ये भी फॉरवर्ड रेट। अब क्या हमने करना है जी? अब हमने करना है दो ऐसे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो कि मेरा ख्याल है कि आप कहेंगे नहीं सर जी ये आपको पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। देखते हैं आप ये अल्फाज कह पाते हैं कि नहीं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जी हमारा 16 और 17, ऐसा ही है। चलिए, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। क्या क्रेडिट रिस्क होता क्या है? कहता है पहले ये तो समझ लो रिस्क क्या होता है, मैनेजमेंट बाद में कर लेना, पहले रिस्क तो समझ लो। हमने कहा समझाओ। कह रहा क्रेडिट इज द रिस्क ऑफ लॉस व्हेन ए कस्टमर और बोरोवर फेल्स टू पे ए डेट ऑन टाइम। ए कस्टमर इज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी और वन लाइकली टू गो बैंकरप्ट रेजिस दिस रिस्क। हमने कहा ये रॉकेट साइंस बताने की क्या जरूरत थी, सीधा कह देते क्रेडिट रिस्क है रिस्क ऑफ बैड डेट, खत्म कहानी। क्रेडिट रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ बैड डेट। एक किताब में पढ़ा था, कंसेप्ट असल में आसान होते हैं, लोग मुश्किल बनाते हैं। जहां कहीं आपको कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं आता है ना, रियल नॉलेज इजी है, इसको फिर फैब्रिकेट किया जाता है। रॉकेट्स हैं, अब कूल लगता है बंदा, जरा मुश्किल अल्फाज और मुश्किल सेंटेंस हो ना और आप परेशान हो जाते हैं हमेशा, सर हमारा सोल्यूशन बुक के सोल्यूशन के साथ मैच ही नहीं करता। हालांकि आपको ये बात यकीन नहीं आएगी, आपका सोल्यूशन ज़्यादा बेहतर होता है। और आई कैप भी कहता है केस स्टडी में तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि बच्चा अपने अल्फाज में लिखे, केस स्टडी में बेहतर होता है आप अपने अल्फाज में लिखे। और आप परेशान क्या हो रहे होते हैं, मैच नहीं करता। आई कैप आपको आज़ाद करना चाहता है और आप कहते हैं नहीं मैच करें हम, उसके साथ मैच करें हम, तो जरूरत नहीं। तो ये क्या है बेसिकली, क्रेडिट रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ बैड डेट। सिंपल। कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है? क्रेडिट लिमिट का मतलब क्या है? हर कस्टमर को कितना उधार देना है उसकी हैसियत के मुताबिक लिमिट लगाए, किसी को उसकी हैसियत से ज्यादा उधार ना दे। मेरा एक दोस्त था, बैंकर था, बैंकर की अपनी तबीयत होती है, कहता है मैं हर रिश्तेदार के साथ ना अपने जहन में एक अमाउंट फिक्स की हुई है, इसको मैक्सिमम इतना लोन देना है, जैसे उस अमाउंट तक नीचे होता है मैं लोन, उस अमाउंट तक पहुंचता है मुझे कहता नहीं अब नहीं, अब रिकवरी शुरू करो। ठीक है, थोड़ा सा अजीब एग्जाम्पल है लेकिन बहरहाल हर तरह के लोग हैं। तो हर कस्टमर रिश्तेदारों के साथ करे ना करे आपकी मर्जी, कस्टमर के साथ हर एक के साथ एक लिमिट लगानी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के लिहाज से उससे ज्यादा लोन नहीं देना, ताकि बैड डेट पता हो ना जितना पे कर सकता है। भाई एक एम्प्लॉय की सैलरी है 50,000, वो आपसे कहता है सर 50 लाख लोन दे दे मेरी तनख्वाह में से, आहिस्ता आहिस्ता फौरन ना कर, जुमला पूरा नहीं हुआ फौरन ना कर दी, क्यों बोला? उसकी एबिलिटी नहीं है रीपे करने की, यही समझा रहा है। रेगुलर मॉनिटरिंग करें, मतलब जैसे बैंक करते हैं उधार दे के कस्टमर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर महीने कहते हैं हमें भिजवाओ एनालिसिस, जहां लगे ना कस्टमर की पोजीशन अब पुअर होती जा रही है, फौरन कहते हैं पैसे वापस करो, तुम डूबने वाले हो। तो मॉनिटरिंग करें, जब कस्टमर डूबने शुरू हो उसी वक्त पैसे निकाल लें, ताकि हमारे पैसे ना मरे और कस्टमर जिसने 4 महीने बाद डूबना था 1 महीने बाद ही डूब जाए, क्योंकि अपने पैसे तो हम निकाल चुके हैं, हमें इससे क्या, हमें तो अपने पैसों से कर्ज है। गारंटी क्या है? कस्टमर से कहो भैया किसी शरीफ आदमी की गारंटी लेके आओ कि अगर तुमने डिफॉल्ट किया तो वो पैसे देगा। गारंटी लेते हैं, कंपनी लोन लेती है तो डायरेक्टर पर्सनल गारंटी देते हैं। क्रेडिट इंश्योरेंस मतलब क्या? वो फैक्टरिंग, कौन सी फैक्टरिंग थी? रिकोर्स, विद रिकोर्स के नॉन रिकोर्स, याद है फैक्टरिंग? भूल गया टॉपिक। रिकोर्स क्या था? विद रिकोर्स का मतलब क्या है?
विद रिकोर्स नो बैड डेट होता था कि बैड डेट का रिस्क कंपनी का है? तो कहता है क्रेडिट इंश्योरेंस करवा लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अब बैड डेट हुआ तो नुकसान किसका होगा? इंश्योरेंस। याद है? अब भाई के 12 बज गए, कह लगे वो टॉपिक तो रिवाइज ही नहीं किया है ना, यही ऐसे जेल में आया नहीं ये यार। क्या डायरेक्टर के पास इतने पैसे नहीं होते, लोग जेल में तो जा सकते हैं। हाँ होते हैं। आपका क्या हाल है, कंपनी ऐसी नुकसान में चली जाती है। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या है? लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या है लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट? लिक्विडिटी रिस्क किसको बोलते हैं? भाई पैसा नहीं है पे करने को, मैनेज कैसे करें? स्टैंडिंग क्रेडिट लाइंस, मुश्किल साइंस आसान अल्फाज में क्या है? बैंक से रनिंग फाइनेंस अरेंज कर लें, बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले लें। पहला हल ये है। लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने का पहला हल क्या है? दूसरा हल क्या है? वर्किंग कैपिटल रेशियोज को चेक करते रहें, जहां वर्किंग कैपिटल रेशियो डाउन हो अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को इंप्रूव कर लें। वर्किंग कैपिटल रेशियो से पता चल जाता है ना कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन डाउन जा रही है, तो अगर डाउन जा रही है तो क्या करें? इंप्रूव कैसे करें? डेटर्स का कलेक्शन पीरियड कम कर दे, पॉलिसी चेंज करके बढ़ा दे। वो याद है एग्जांपल, वो 10 मिलियन की लिमिट होती थी, सीएफओ परेशान था, ये इस पॉलिसी के मुताबिक चलते रहे तो आउट हो जाएगा। कैलकुलेशन याद है? आखिरी दफा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सवाल किसने पिछले एक हफ्ते में किया है? सिर्फ एक स्टूडेंट। शाबाश, गुड। एक, हालांकि हफ्ता हो गया और आपने कोई टॉपिक रिवाइज नहीं किया, लगभग कंफर्म है 80% आपके जहन से निकल चुका है। कंफर्म है। अभी इस वक्त सवाल आएगा, आप 80% 20% कर सकेंगे सिर्फ, लेकिन यह भी कंफर्म है कि रिवीजन करने लगेंगे 15 मिनट के अंदर कंसेप्ट सारे रिफ्रेश भी हो जाएंगे। ये भी कंफर्म है, लेकिन अगर रिवीजन करेंगे तो, जब रिवीजन ही नहीं करेंगे तो कंसेप्ट क्या रिफ्रेश होना? क्लियर? ये आसान है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इनमें? बस ये खत्म। क्रेडिट रिस्क कैसे मैनेज करना है बताइए? क्रेडिट पीरियड लिमिट लगाएं, इंश्योरेंस करवा लें, मॉनिटरिंग करें। लिक्विडिटी रिस्क कैसे मैनेज करें? शॉर्ट टर्म फाइनेंस अरेंज करें, वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज को चेंज कर दें। खत्म। ये इसके साथ ही हमारा टॉपिक भी खत्म। अब आप इस चैप्टर के जो वॉल्यूम 2 में जितने भी क्वेश्चन हैं बेफिक्र होकर कर सकते हैं। फॉर्मेट का थोड़ा डिफरेंस होगा, क्वेश्चन आपने फाइनल फिगर्स मैच करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि रिवाइज फॉर्मेट में सारी कैलकुलेशन आपको शो करवा दूं, लेकिन पक्का नहीं है क्योंकि सेशन एंड हुआ भी हफ्ते बाद होगा। सेशन एंड मसरूफियत ज़्यादा है, लेकिन इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे क्यों ज़रूरत नहीं है? फॉर्मेट सारे आपको क्लास में दिखाए और आंसर मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं आपका मसला समझता हूं, क्योंकि आप कहते हैं नहीं सर एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए जैसा हमने करना है एग्जैक्टली, तो वो भी हम कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर कर दें फॉर्मेट। ठीक है जी। अब असाइनमेंट आपको इजाज़त है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे तो हमने कर लिए काफ़ी हद तक, मोस्टली कर लिया, बाकी भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो हम क्लास में इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे। अब हमारा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। अब आपने खुद एवेल्युएट करना है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए मुश्किल है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करते रहना है। ठीक है, कोशिश करें, अगर एक काम कर लेना मुश्किल है बहुत, लेकिन कर लेना, इंशाल्लाह पास आ रहे। क्या रोज का हर टॉपिक का एक एक सवाल बहुत ही मुश्किल है। चले एक नहीं 6 टॉपिक्स है ना, 3-3 कर लें। एक दिन 3 टॉपिक का कॉम्बो बना लें, उसके 3 सवाल करें, दूसरे दिन दूसरे 3 टॉपिक कॉम्बो बना लें। हा आपकी ऐसे तैयारी होगी इंशाल्लाह। नहीं चैप्टर्स के नहीं बहन, इतना तो फैसला आप कर लेना, ये आप खुद फैसला करें। छोटे चैप्टर और बड़ा चैप्टर, 2 छोटे चैप्टर 1 बड़ा। बजटिंग एक तरफ, बाकी 2 हाँ, और इन्वेस्टमेंट एवरेज। शाबाश। फिर बजटिंग के साथ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इधर, और उसके साथ वर्किंग, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाए, और उधर कौन सा आ गया?
सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी 5 न्यूमेरिकल चैप्टर है। अच्छा, उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, ये भी एक्सपोनेंशियल इसमें। चलें वो कॉम्बो बना रहे ना, इतना तो काम कर लें कि बैलेंस हो, ये ना हो 3 बड़े एक तरफ और छोटे एक तरफ, ऐसे नहीं छोटा बड़ा छोटा कॉम्बो। ये खुद करें, खुद क्या करें। अब आप बड़े हो गए, उस्ताद की उंगली पकड़ के चलने वाला जमाना गुजर गया। अब उस्ताद ने रास्ता दिखाना था, दिखा दिया, अब आपने खुद चलना है। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, चलें बेफिक्र। कोई मसला हुआ तो पूछ लीजिएगा। डन जी। अच्छा, नेक्स्ट में अब हम मैनेजरियल के 2 टॉपिक रहते हैं हमारे, सस्टेनेबिलिटी और स्वॉट एनालिसिस, सॉरी पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी पूछता है, वो मैंने आपको बताया। अब हम अगले पूरे वीक में रोज पेस्टल एनालिसिस करेंगे। जब जब ये सस्टेनेबिलिटी कर रहे होंगे साथ साथ पेस्टल एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही तरह की केस स्टडी है। हाँ, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो बाद में करेंगे। समझिए आपकी जो स्वॉट और पेस्टल की, इन शॉर्ट यू समझिए कि नेक्स्ट वीक में हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और रोज क्लास में एक मैनेजरियल की केस स्टडी भी प्रैक्टिस करेंगे, कोई ना कोई। डन, ठीक है, आपको इतराज तो नहीं है। क्लास में मैनेजरियल की रिवीजन होती रहेगी, घर जाके आपने फाइनेंस की रिवीजन ठक 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 करते रहना। और आपका लास्ट लेक्चर प्रोबेबली होगा सैटरडे को, 18 तारीख को, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो 19 तारीख इतवार का दिन रखिएगा रिजर्व में, ठीक है। क्लियर जी। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।